Hey everyone, this is Rohit. Today we will be starting off with the first chapter of economic portion for class 10th Gujarat Board, which is chapter 15 Economic Development. As we are aware of the fact, 10th Gujarat Board textbook is divided into three parts. The first being history, chapter 1 to 7. Later 7 chapters are for geography, and the last 15 to 21, that is the last 7 chapters, are for economics. I'll be starting off with the first chapter of economics portion, that is economic development. So the basic question is, what is meant by the term of the chapter? Name of the chapter is economic development. What does economic development mean? So economic development consists of three basic things. So thereby it is said that it's a social change having many phases. मतलब मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कंट्री की इनकम है तो चलो good income is equals to economic development. We cannot even say that if people are having a good lifestyle it's enough for economic development. So it has many phases. मतलब उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है. So ऐसी कौन सी चीज़ है? फर्स्ट इज़ देयर हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. कि मतलब धीरे धीरे भले ही धीरे लेकिन इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. एक कंट्री की टोटल एक साल की जो इनकम आती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. सो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ नेशनल इनकम. सो पहला क्राइटेरिया डेवलपमेंट का है कि भाई कॉन्स्टेंटली वो नेशनल इनकम कंट्री की बढ़नी चाहिए एवरी ईयर. दूसरा क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम शुड ऑल्सो इंक्रीज. पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम इज़ नथिंग एल्स बट जो टोटल इनकम हमें मिलती है, जो नेशनल इनकम एक कंट्री की हमें मिलती है, उसको जब उसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें एवरेज इनकम मिल जाएगी. एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम है, दैट इज़ द अदर नेम फॉर इट. एंड सो इट्स एन एवरेज, प्रिसाइज नहीं है. ठीक है, ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल एक साल में या एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे कितना अर्न करता है एक कंट्री में, वो होगी हमारी पर कैपिटा इनकम. अब एक पर्सन की लाइफस्टाइल अच्छी है ख़राब है कैसे पता चल सकता है हमें? लाइफस्टाइल में क्या आता है? बेसिक नीड्स आती है कि हम हमारी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा ख़राब होगा किससे डायरेक्टली रिलेट करता है? एक इंडिविजुअल की इनकम से. जैसे मेरी इनकम अगर बढ़ रही है तो मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदूंगा और बेटर लाइफ स्पेंड करूँगा. सो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं. ये तीन चीज़ें अगर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस. अगेन constant increase in national income, increase in per capita income, and improvement in lifestyle of people, which is also known as standard of living. The next step is what is national income. We have discussed it's a total income of the country. उसी total income को जब total population से divide कर लेते हैं तो हमें average income हर एक individual की मिल जाती है, which is the third question, what is per capita income. per capita income का दूसरा नाम क्या है? So it is also known as average income. मैंने चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है सो दैट साइमल्टेनियसली आपको पता चलता जाए टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम. कि भाई फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला क्या? बहुत सिंपल, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट्स इट. सो हमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ टोटल इनकम. कंट्री की टोटल इनकम एक साल की हमें पता होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन हमें पता होनी चाहिए. ये दोनों पता है तो मैं आराम से टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इट कि भाई पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल्स टू कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन. दिस विल गिव मी एवरेज इनकम. नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या? तो उसके दो नाम हैं, एक तो टोटल इनकम और दूसरा है जीडीपी. अब जीडीपी क्या? जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दिस इज़ द फुल फॉर्म. पर उसका मीनिंग क्या हुआ? तो जीडीपी का मीनिंग होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इन अ ईयर. एक कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं. अब ये एक नया टॉपिक है तो वी हैव ऑलरेडी ऑब्वियसली कवर्ड इट इन लोअर क्लासेस बट स्टिल जिसको नहीं पता है
एक कंट्री में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखें, जो भी एक्टिविटीज़ होती है ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी, जैसे कैटल रेयरिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सब आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जब हम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स को मशीन की हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे शुगर किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जब शुगर जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है तब वो प्राइमरी सेक्टर में, इन अ सेंस शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में आएगा। शुगर केन के जूस को जब मशीन की हेल्प से हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो शुगर आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। वही शुगर जब पूरी थ्रू आउट द कंट्री हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है टर्शरी सेक्टर में, मतलब के सर्विस सेक्टर में। अभी ब्रीफली सिर्फ बताया है, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी अबाउट इट, एक पूरा टॉपिक उस पर इस चैप्टर में है, हम डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट जीडीपी क्या है, एक साल में एक कंट्री के अंदर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कंट्री के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, उसकी टोटल वैल्यू। अगर आप वैल्यू नहीं लिखते हैं तो आंसर रॉन्ग होगा। वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या, मान लेते हैं कंट्री ने एक साल में 100 यूनिट्स ऑफ वीट बनाए, तो हम 100 यूनिट्स नहीं देखते हैं, 100 यूनिट्स इज़ नॉट जीडीपी। पर अगर मैं देखूँ कि एक यूनिट अगर 10 रुपीज़ का है तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज़ जो आएगा वो वैल्यू होगी और वो हमारी जीडीपी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, नॉट टोटल प्रोडक्शन बट वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कंट्री के अंदर इन अ ईयर, एक साल में जो होगा उसको जीडीपी बोला जाएगा। अब 2 वर्ड्स है टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वी हैव वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर जो अभी तक हमने देखा, दूसरा है ग्रोथ विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोग्रेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, सिर्फ एक साइड डेवलपमेंट वाली साइड देखते जाते हैं, दूसरा ऑपोजिट होता जाएगा। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव, तो प्रोग्रेस क्या होगा, क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, तो प्रोग्रेस कौन सा होगा, स्टेज आफ्टर डेवलपमेंट, सेकेंड नहीं लिखना है, इट इज़ आफ्टर डेवलपमेंट। तो पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट है, एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है कंट्री में, लेकिन वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला कि मान लो HYV सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर हाइब्रिड सीड्स पे रिसर्च करने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो है डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं 2 हेक्टर ऑफ लैंड पे अभी तक फार्मिंग कर रहा था, मैंने 2 हेक्टर्स को अब 5 हेक्टर्स कर दिया, मतलब मैंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया बाय इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो प्रोग्रेस है। इसको हम क्वांटिटी और क्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं। रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स क्या होता है, क्वालिटी के ऊपर है, और इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, आप एरिया बढ़ा रहे हो, मतलब क्वांटिटेटिव है। सो क्वालिटेटिव में आएगा इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू रिसर्च, एंड प्रोग्रेस में आएगा, दैट इज क्वांटिटेटिव में आएगा इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कंसेप्ट में अगर आप मिस्टेक करते हो तो सारे पॉइंट्स रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है, एंड सिमिलरली अगर वो क्लियर है तो सारे पॉइंट्स राइट हो जाएंगे। लास्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़। कंट्रीज़ कितने तरीके की होती है इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, वी हैव डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, US इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका आर अंडर डेवलप्ड। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसका मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अगर वहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही सेम चीज़ अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है तो वो प्रोग्रेस है। मतलब कॉमन पॉइंट क्या मिल जाता है पूरे हमें, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये कॉमन है, पर कहाँ पे, अगर इंक्रीज इन नेशनल इनकम हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट।
लेकिन वही नेशनल इनकम में इंक्रीज अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. एक डेवलपिंग इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करना है, एक कंट्री डेवलपिंग है कि नहीं है पता करना है, तो ऐसे कौन से टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके जो हमें यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे. फर्स्ट है लेस पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम हम देख चुके हैं. अब यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम जो है वो कम रहती है. रीज़न क्या है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूजुअली पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या देखा हमने? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. तो अगर डिनोमिनेटर में उस फॉर्मूला में अगर हम टोटल पॉपुलेशन रखते हैं एंड आई अज्यूम कि पॉपुलेशन नेशनल इनकम की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कम हो जाएगा. मतलब पर कैपिटा इनकम कम. So due to high rate of population growth in developing countries, national income tends to be less. Obviously, population ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, पर इनकम थोड़ी कंपैरेटिवली कम है. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा एट दी एंड? जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम भी कम आएगा. और पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल्स की इनकम अगर कम है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो जाएगी. सो रिपीटिंग माई फर्स्ट पॉइंट अगेन, नेशनल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ की यूजुअली कम होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो डिवाइड करने के बाद पर कैपिटा इनकम भी कम आता है, मतलब इंडिविजुअल्स की इनकम कम आती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होते हैं? लो. सेकेंड फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. वो हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया भाई कि पॉपुलेशन यूजुअली ऐसी कंट्रीज़ की ज़्यादा होती है और इनकम कम. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो एवरेज बेसिस पे कितनी होती है उसका फैक्ट दिया हुआ है. यूजुअली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसी कंट्रीज़ में होता है 2% या तो उससे भी ज़्यादा. भले नंबर इसमें कम लग रहा है हमें, ओनली 2 लग रहा है, बट 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सट्रीमली हाई प्रपोर्शन. 2% पॉपुलेशन बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है. सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट पेस पे, फास्ट स्पीड पे पॉपुलेशन बढ़ती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. थर्ड पॉइंट है, यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनका एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है. जैसे इंडिया की आप बात करें, सो इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के काफ़ी सालों बाद तक इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा थी. मतलब मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है टोटल, मतलब अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 60 लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर से ही इनकम भी अर्न कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रपोर्शन. सो ये एक कॉमन फीचर निकलता है कि मोस्ट ऑफ या यूजुअली यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन 3 सेक्टर में से एग्रीकल्चर पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है. किस चीज़ के लिए डिपेंडेंस? क्या मिलता है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से? एक तो इनकम और दूसरा एम्प्लॉयमेंट. प्लस ये भी देखा गया है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी क्या है वापस से बता दूं, जीडीपी इज़ नथिंग एल्स बट प्रोडक्शन ऑफ, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर. ये तीनों की जब वैल्यू हम ऐड करते हैं तो वो हमें जीडीपी मिलती है. तो इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये 3 सेक्टर में से डेवलपिंग कंट्रीज़ में? मोर देन 26% सिर्फ एग्रीकल्चर का. सो विच इज़ अगेन अ ह्यूज प्रपोर्शन. सो इन शॉर्ट, थर्ड फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज़ के यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में फर्स्टली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, प्लस कंट्री की नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है. फोर्थ इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जितनी भी इनकम कंट्री अर्न करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन तरीके से होता है. अनइवन का मतलब होता है कि भाई रिच जिसकी पॉपुलेशन कम होती है इन नंबर्स, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और पुअर जिनके पॉपुलेशन इन नंबर्स ज़्यादा होती है उनके पास इनकम का शेयर कम जाता है. मतलब
जिनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है उनके पास कम पैसे जा रहे हैं, जिनको कम पैसे की ज़रूरत है उनको ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टेक्स प्लेस। इसी वजह से इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइन दैट वी से इन इवन इन इंडिया दैट रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं बिकॉज उनको इनकम मिलती जा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ मिलती जा रही है। एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर बिकॉज उनको इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, या तो बहुत कम मिल रही है, ज़रूरत से कम। देयर बाय एग्जाम्पल दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए, अगर 20% ऑफ द रिच पीपल हैज़ 40% ऑफ नेशनल इनकम, मतलब सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का 40% शेयर जा रहा है, डबल जा रहा है, और 20% पुअरेस्ट के पास सिर्फ 10% नेशनल इनकम का पार्ट जा रहा है। सो यही मैंने समझाया कि जिसको जो कम नंबर्स में है उनको कम इनकम चाहिए लेकिन ज़्यादा इनकम जा रही है, एंड वाइस वर्सा। सो ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी दो ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखी जाती है। डायरेक्ट एग्जांपल अगेन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री, डेवलपिंग नेशन, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। बट कितना परसेंटेज होता है, मतलब टोटल लेबर, टोटल काम करने वाले लोग जो हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसके प्रपोर्शन में अनएम्प्लॉयड कितने होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कितना है? मोर देन 3%। 3% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं ऑफ द टोटल लेबर, नॉट टोटल पॉपुलेशन, टोटल लेबर, विच इज़ अगेन व्हेन वी कैलकुलेट इन नंबर्स तो बहुत ज़्यादा आएगा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती है, ये आने वाले चैप्टर्स में वी विल स्टडी। सो अभी के लिए उसके सिर्फ नाम याद रखने हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पोवर्टी। एज आई सेड, अनएम्प्लॉयमेंट पोवर्टी गोज़ हैंड इन हैंड, दोनों होते ही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मिलती है। पोवर्टी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम, या तो पुअर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सो पुअर आर द पीपल हु आर अनेबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक नीड्स क्या होती है सर्वाइवल के लिए? फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब बेसिक नीड्स होती है। अगर एक इंडिविजुअल को ये बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही है तो ही इज़ पुअर, एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज पोवर्टी। जिस पर्सन को ये नहीं मिल रही है वो पुअर, और उस सिचुएशन को बोलेंगे हम पोवर्टी। और यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑन एन एवरेज ये पुअर पॉपुलेशन जो होती है वो टोटल पॉपुलेशन की 1/3 होती है। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टेंड्स टू बी पुअर, मतलब 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन के पास फूड, क्लोथिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड पॉइंट, वी हैव ड्यूअल इकोनॉमी। लास्ट थर्ड, सॉरी, ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज़ द अदर नेम फॉर ड्यूअल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन देखी जाती है कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक साइड पे ऑन वन हैंड वी हैव बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, कम प्रोडक्शन होता है विलेज पर। ये कहाँ होता है? विलेजेस में होता है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, हम सिटीज़ में रहते हैं तो हमें हमारी अच्छी लाइफस्टाइल हमारे पास है। वी हैव सीन मॉडर्न मशीन्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो जाता है सिटीज़ में। लेकिन उसी कंट्री में, विलेज में, इसका ऑपोजिट होता है। तो एक कंट्री के अंदर ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो तरीके की सिस्टम्स देखने को मिलती है। एक, मॉडर्न मशीन्स भी है भाई विलेज सिटीज़ में, उसी टाइम पे विलेजेस में पुरानी मशीन्स यूज़ की जा रही है। सिटीज़ में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, विलेज में प्रोडक्शन कम होता है। सो एक ही कंट्री में ये दो तरीके की इकोनॉमी चलती है, रन करती है। इसको बोला जाता है ड्यूअल इकोनॉमी या तो मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट सेकेंड पॉइंट इज इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इनसफिशिएंट का मतलब होता है ज़रूरत से कम। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, बट जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से उससे बहुत ही कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में आता क्या है? बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आ जाएगा। अब इंडिया का ही एग्जांपल लो अगेन समझने के लिए, तो इंडिया में ये सब है, हम ये नहीं बोल सकते इंडिया में सब है ही नहीं, बट
जितना होना चाहिए और जैसा होना चाहिए क्वालिटी वैसी नहीं है, एंड देयर बाय इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। सो ये सारी फैसिलिटीज़ लैक करती है, लैक मतलब कम है बट कम है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में? अब ट्रेड का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। ये ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के दो कंपोनेंट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज करती है, तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इम्पोर्ट या तो एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या? अगर इंडिया इंपोर्ट कर रही है, इसका मतलब होगा इंडिया दूसरी कंट्रीज से गुड्स या सर्विस खरीद रही है। और एक्सपोर्ट का मतलब बेच रही है, सेल कर रही है। सो इम्पोर्ट इज़ बाइंग, एक्सपोर्ट इज़ सेलिंग। सो डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली एक्सपोर्ट क्या करती है? तो हमने ऊपर ही देखा है कि एग्रीकल्चर पे हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा और बेटर होता है। सो व्हाट वी डू इज़ वी एक्सपोर्ट द एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ओर्स। जो हमारे पास ज़्यादा है वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और जो हमारे पास कम है, हमें ज़रूरत है, जैसे मशीन्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, ये हम इंपोर्ट करेंगे। अब यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, और इंपोर्ट जिस चीज़ में होता है उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो आउटकम क्या आएगा? अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा हूँ और कम चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। दैट इज़ बट ऑब्वियस। मतलब मैं खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरी इनकम कम है। यही कंट्री में होता है, तो इसको बोला जाता है फॉरेन डेट। डेट का मतलब DEBT, डेट का मतलब होता है उधारी। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझना है तो डेट मतलब पेमेंट जो बाकी है करना। सो डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है कि फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दूसरी कंट्रीज से हम चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी पेंडिंग होता है। सो दैट इज़ अगेन अ फीचर, लास्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग economy. So that's it for the first part of this chapter. Kindly refer the video again and again for better understanding. Thank you.